मैंने इतिहास की पाठ्यपुस्तकें देखी, पर उनसे मुझे संतोष नहीं हुआ। एक में घटनाओं का गलत उल्लेख था, दूसरी में दृष्टिकोण पुराना था, तीसरे निरे व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिखी गई थी, चौथी की शैली दोषपूर्ण थी, और जो सबसे अधिक प्रशंसित पुस्तकें थी वे छोटे विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल बेकार थी। मैंने सोचा, इन पाठ्यपुस्तकों से तो काम नहीं चलेगा, फिर क्या करूं? कहानियों द्वारा इन्हें इतिहास पढ़ाऊं तो कैसा हो? छात्रों को कहानी सुनने का शौक तो था ही, लेकिन अब तक मैंने उन्हें दूसरे ही प्रकार की कहानियां सुनाई थी, आधी सच्ची और आधी काल्पनिक, गप्पों और परियों का संसार। इतिहास की कहानियों में ऐसी तो कोई बात आती नहीं थी। फिर भी मैंने एक कहानी शुरू की। रूखी सूखी ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर मैं कहानी कहने लगा, पर कुछ ही देर में लड़के घबरा उठे। बोले, भाई जी, ये तो कहानी नहीं है। जी, ऐसी कहानी हम नहीं सुनेंगे। जैसी कल सुनाई थी वैसी सुनाइए। चलिए न साहब, खेलने चले। जी, हम तो गीत गाएंगे। मैंने सोचा, इस बार तो मैं पूरा असफल रहा। छात्रों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया और धीरे से मेरा हाथ खींचकर वे मुझे खुले मैदान की तरफ ले गए। मैं रात घर आया और सोचने लगा, संपूर्ण ऐतिहासिक सत्य कहने से तो काम नहीं चलेगा। ऐतिहासिक घटनाओं को प्रत्यक्ष देखकर कौन लिखता है? शायद कहानी के रूप में ही इतिहास दिलचस्प बने तो बने, और कहानी में कहानीपन तो अवश्य होना चाहिए। इसीलिए मूल घटना के आसपास कल्पित घटनाओं को सजाकर इतिहास पढ़ाऊं तो ठीक होगा। दूसरे दिन मैंने एक कहानी शुरू की। एक बड़ा सा जंगल था, भीलों की वहां बस्ती थी। अजब उनका डील डोल था। तीरंदाज वे ऐसे थे कि उड़ते पक्षी को मार गिराते। उस जंगल में एक झोपड़ी थी। विद्यार्थी तत्काल कहानी के जादू में फंस गए और उसे पी जाने लगे। मैंने कहानी तो वीर वानर राज की शुरू की थी, लेकिन घटनाओं के आसपास रंग चोखा चढ़ा दिया था। उस दिन कहानी अधूरी रही। दूसरे दिन छात्रों ने दूसरा काम होने ही नहीं दिया। बस वनराज सुनाइए, वे सब कह उठे। मैंने वनराज की कहानी पूरी की। फिर जरा डरते डरते उनसे पूछा, जिनको यह कहानी दोबारा सुननी हो वे खड़े हो जाएं। एक दो नहीं, बल्कि सब के सब खड़े हो गए। दूसरे दिन भी वही कहानी चली। यही क्रम तीसरे दिन, चौथे दिन और पांचवें दिन भी चला। छात्रों में से कोई खेलने और गाने का नाम ही नहीं लेता था। मैं भी देख रहा था कि उनका यह आग्रह कब तक टिकता है। एक दिन किसी ने बड़े साहब के कान भर दिए, जी, इस प्रयोग की सफलता विफलता का निर्णय तो समय आने पर ही हो सकेगा, और तब हताश होकर शिक्षक से कहिएगा कि अरे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन तब तक इन लड़कों का एक साल नाहक ही बिगड़ जाएगा। अवश्य ही मुझे इस पर जरा भी आश्चर्य नहीं था। जिन्होंने मेरी शिकायत की थी उन्हें मैं जानता हूँ। मेरे छात्रों को प्रतिदिन कहानियाँ सुनने को मिलती थी और वे मुझसे खुश रहते थे। दूसरे शिक्षकों के छात्र कक्षा में अपना असंतोष प्रकट करते थे। वे कहानी सुनना चाहते, पढ़ने में ध्यान न रखते और उधम मचाते। यही कारण था कि दूसरे शिक्षक मुझसे चिढ़े रहते थे। मैं कहता, भाई आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने प्रयोग करता हूँ। मेरे दिल में हिम्मत है। मुझे भी चिंता है कि लड़कों का नुकसान न हो, और इसके लिए मैं मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी रीति है और आपका अपना तरीका है। आप लोग चाहे तो मैं अपनी कक्षा को यहाँ से दूर हटा सकता हूँ। एक दिन हमारे साहब मेरी कक्षा देखने आए। वैसे तो वे भले आदमी थे, लेकिन कार्यक्रम में सारा समय कहानी का ही देखकर वे भी झुंझला उठे। मुझसे कहने लगे, भाई ये लोग इस तरह इतिहास कैसे सीखेंगे? जब तक कहानी कहोगे तभी तक ठीक है, बाद में तो इस कान से सुनेंगे और उस कान से निकाल देंगे। इस तरह ये क्या पढ़ेंगे और क्या याद करेंगे? मुझे भी उनकी यह बात कुछ जची। मैंने सोचा, आखिर कहानी की मुख्य कथा तो छात्रों को याद रहनी ही चाहिए, नहीं तो इतिहास की परीक्षा में वे असफल रहेंगे। मेरे सिर
परीक्षा का बंधन तो था ही। दूसरे दिन मैंने एक प्रयोग किया। कक्षा में वनराज की कहानी तीसरी बार चल रही थी। मैं उसे थोड़े हेर फेर के साथ कहने लगा। तत्काल लड़कों ने मुझे टोका और बोले, जी आप यह क्या कह रहे हैं? पहले तो आपने 1000 घोड़े बताए थे, अब 50 ही क्यों कह रहे हैं? और पहले तो झोपड़ी नदी के किनारे थी। मैंने मन में कहा, इन लोगों ने कहानी को समझा और हजम तो किया है। मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने सोचा, अब ये भूलेंगे तो नहीं। लेकिन नमक मिर्च लगाई हुई मेरी कहानी इतिहास के परीक्षक के लिए किस काम की? मैंने सोचा, मुझे इन कहानियों को परीक्षक की दूरबीन में लाना चाहिए। अपनी कही हुई सब कहानियाँ मैंने लिख डाली और विद्यार्थियों से उन्हें पढ़ जाने को कहा। कहानियों के छोटे करने योग्य भाग मैंने छोटे कर डाले। कहीं कहीं स्थान और काल का भी सही निर्देश दे दिया। कहानी की कथन शैली और लेखन शैली में स्वाभाविक भेद होता ही है। इस भेद को मैंने समझा और उसी ढंग से कहानियाँ लिखी। विद्यार्थियों को मेरी ये कहानियाँ पढ़ने में बड़ा मज़ा आया। वे बार बार उन्हें पढ़ते देखे गए। अभी तक मुझे विश्वास नहीं होता था कि इस संबंध में प्रश्न पूछने पर विद्यार्थी मुझे सही उत्तर देंगे। एक दिन मैंने एक कहानी को सूत्र रूप में लिखा। एक एक वाक्य में एक एक घटना पिरो दी और कहानी की वह रूपरेखा छात्रों को पढ़ने को दी। विद्यार्थी उसे पढ़ गए। पढ़ते पढ़ते उन्हें अपनी सुनी हुई कहानी का स्मरण होने लगा। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके कहानी की घटनाएं प्रश्नोत्तर द्वारा विद्यार्थियों से पूछनी शुरू की। मेरे अचंभे का पार नहीं रहा। मेरे सवालों का जवाब वे तड़ातड़ देने लगे। मुझे विश्वास हो गया कि अब वे न केवल परीक्षा में पास होंगे बल्कि परीक्षा के बाद भी उन्हें इतिहास याद रहेगा। कुछ दिन बाद मैंने प्रयोग की दृष्टि से अधिकारी महोदय को अपनी कक्षा में बुलाया और छात्रों की इतिहास की परीक्षा लेने की प्रार्थना की। परीक्षा के बाद उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, दूसरी कक्षाओं में भी इसी रीति से इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। मुझे उनके इन शब्दों से बड़ी तसल्ली हुई। लेकिन अभी तो बहुत कुछ बाकी था। 4 महीने बीत चुके थे। फिर भी जो सफलता मुझे मिली थी उससे मेरा उत्साह बराबर बढ़ रहा था।